जय हिंद। फंडामेंटल राइट्स हमने शुरू कर दिया था इससे पिछले वाले सेशन में। फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 बात करता है अबाउट लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के विरोध में हैं, उनसे किस तरह से डील किया जाएगा उसकी बात की गई है आर्टिकल 13 में, वो अपन पढ़ेंगे। और दूसरा, इंडियन जुडिशरी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत इन्वेंशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी फाउंडेशन रखी गई केशवानंद भारती केस में, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर और आर्टिकल 13 का क्या लिंक है वो भी देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल 13 में 4 क्लॉज हैं। 4 क्लॉज हैं। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब संविधान के लागू होने से पहले ब्रिटिश इंडिया के टाइम से जो लॉज हमारे कंट्री में इंप्लीमेंट हो रहे हैं उनकी बात की गई है क्लॉज 1 में। और क्या कहा गया है? बड़ा सिंपल, ऐसा कोई भी लॉ जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम से हमारे कंट्री में इंप्लीमेंट हो रहा है, वो अगर पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स के विरोध में है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज देखो, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन insofar as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। सिंपल, कोई भी ब्रिटिश इंडिया का कानून अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में सेम यही बात कही गई है, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में, अबाउट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब संविधान के लागू होने के बाद जो लॉज बने या बनाए जाएंगे, वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो उनको भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि क्लॉज 2 में ये कहा गया पहले तो कि स्टेट को कोई ऐसा लॉ बनाना ही नहीं चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स को छीने या उनको वायलेट करे, और अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया गया है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। लैंग्वेज देखो, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। अब एक सवाल उठता है कि कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या नहीं करता है, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास में है? तो ये पावर दी गई जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। और इसी पावर को अपन बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये आपने सुना ही होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर टू चेक, टू रिव्यू कि कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या नहीं करता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो मैं हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूँ, और ये पावर मुझे सुप्रीम कोर्ट के लिए तो दी गई है आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट जाने के लिए दी गई है आर्टिकल 226 में। ये अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे और डिटेल में। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, एक डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी चलता है। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की लास्ट लाइन टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की लास्ट लाइन टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। इन दोनों का मतलब लगभग एक ही है। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि मान लो ये कोई लॉ है और इस लॉ में 5 प्रोविजंस हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इन 5 प्रोविजंस में से सिर्फ सी प्रोविजन ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो ये कहा गया कि सिर्फ
सी प्रोविजन को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, पूरे कानून को खारिज नहीं किया जाएगा। कानून का जो हिस्सा टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, कानून का जो हिस्सा, जितना हिस्सा फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, जिस लिमिट तक, जिस मात्रा तक वायलेट करता है, उस हिस्से को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बाकी कानून लागू होगा। टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। और एक डॉक्ट्राइन और चलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। पहली बात तो ये कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे लागू होता है, संविधान के लागू होने से पहले जो कानून थे उन पे लागू होता है। और डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है, ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करते हैं कि कोई ब्रिटिश इंडिया का कानून 1940 में बना और इंडिया में लागू था। 1950 में हमारा कानून आया, संविधान आया, और इस संविधान में कोई ए फंडामेंटल राइट है जिसको 1940 का कानून वायलेट करता है। तो कायदा क्या कहता है कि 1940 का कानून जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में एक आ गया कि सपोज करो 1965 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट कुछ इस तरह से किया गया कि ये जो ए फंडामेंटल राइट है इसको डिलीट कर दिया गया, या फिर इसमें कुछ ऐसे बदलाव कर दिए गए कि अब 1940 का कानून ए फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के तहत जिस मोमेंट ऑफ टाइम से ये 1940 का कानून का वायलेशन खत्म हो जाएगा, उस मोमेंट ऑफ टाइम से ये दोबारा एनफोर्स हो जाएगा। बेसिकली जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन करना शुरू किया ब्रिटिश इंडिया के कानून ने, उस टाइम पे वो डेड नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, अनएनफोर्सेबल हो गया। जैसे ही फंडामेंटल राइट में कुछ ऐसा संशोधन किया गया, चेंज किया गया, जिसकी वजह से वो वायलेशन खत्म हो गया, तो जो ब्रिटिश इंडिया का कानून है वो फोर्स में आ जाएगा, दोबारा से लागू हो जाएगा। ये बात हुई आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के बारे में। क्लॉज 3 में बात की गई लॉ की डेफिनेशन के बारे में, कि ये जो क्लॉज 1 में हम लॉ की बात कर रहे हैं, क्लॉज 2 में लॉ की बात कर रहे हैं, ये लॉ है क्या, वो डिफाइन कर दिया गया क्लॉज 3 में, और बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन ली गई कि एक तो अपने को पता ही है कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स कोई भी लॉ बनाती हैं तो वो क्लॉज 3 के अंडर आता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने इशू की हो चाहे गवर्नर ने इशू की हो, प्रेसिडेंट इशू करता है आर्टिकल 123 के अंडर, गवर्नर इशू करता है आर्टिकल 213 के अंडर, अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ये ऑर्डिनेंस भी लॉ के डेफिनेशन के अंडर है। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, बायलॉज, ये सब गवर्नमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए और वेरियस पर्पसेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, नोटिफिकेशंस इशू करते हैं, ऑर्डर्स इशू करते हैं, वो सब भी आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 के लॉ की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। और इसके अलावा अगर कोई कस्टम है जिसका इतना इंपॉर्टेंस है कि वो लॉ के बराबर फोर्स रखता है, तो उसको भी आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 के अंडर इंक्लूड किया गया है। और क्लॉज 3 के सब क्लॉज बी में बात की गई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, ऐसे लॉज जो ऑलरेडी फोर्स में थे, संविधान के लागू होने से पहले फोर्स में थे, उनको भी इंक्लूड किया गया आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में। इसके बाद है आर्टिकल 13 का क्लॉज 4, और इस क्लॉज 4 को ऐड किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन 1971। क्या कहा गया? नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने के लिए हमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेकर केशवानंद भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन रखी गई, वो पूरा समझना पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये क्लॉज 4 दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। देखो, कहानी शुरू हुई 1947 में, हमें आज़ादी मिली, और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने,
पंडित जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट लीडर थे और सोशलिज्म का एसेंशियली मतलब होता है समाज के पिछड़े हुए ग्रुप्स को, वंचित वर्गों को साथ में लेके चलना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी, जमींदारी को अबॉलिश करने की कोशिश करी, लैंड पे सीलिंग लगाने की कोशिश करी, SC, ST, OBC के लिए एजुकेशनल राइट्स देने की बात की। लेकिन जब भी कभी ऐसा होता कि कोई लैंड रिफॉर्म किया गया, लैंड पे सीलिंग लगाने की कोशिश की, तो जितने भी जमींदार लोग थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट लेकर आई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, और 1951 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए आर्टिकल 31A, 31B और 15 क्लॉज 4। आर्टिकल 31A और 31B अपन आगे चल के इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिक आइडिया, आर्टिकल 31A में कहा गया कि सरकार अगर किसी की लैंड को, रियल एस्टेट को एक्वायर करती है तो वो आदमी कोर्ट नहीं जा सकता ये चीखते हुए कि हमारे आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स की नींव रख दी गई आर्टिकल 31A में, और 31B के थ्रू ऐड किया गया 9th शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे कंट्रोवर्शियल शेड्यूल। और 9th शेड्यूल में क्या कहा गया कि अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया जाता है, अगर किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में रख दिया जाता है, तो उसका एसेंशियली मतलब ये है कि उसको जुडिशियली रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। ये जो कोर्ट की पावर है कि कोई लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या नहीं करता है, उस पावर को भी छीन लिया गया। 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉ रख दिया गया है तो उसको जुडिशियली रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में कहा गया कि SC, ST और OBC को एजुकेशन देने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। और जैसे ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, लोग बाग पहुंच गए कोर्ट, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, और यहां से एक नए डिस्कोर्स की शुरुआत हुई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या हो रहा था कि कोई भी अगर कोर्ट जा रहा था तो वो ये कहता था कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स में ही ये लिख दिया है कि लैंड को छीना जा सकता है। अगर किसी एक्ट को 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया तो उसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता है। SC, ST, OBC के लिए एजुकेशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे। तो अब वो वाला आर्ग्यूमेंट तो खत्म हो गया कि हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है तो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। अब नया आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ, और नया आर्ग्यूमेंट क्या था कि देखो, आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। और आर्टिकल 368 जो है उसमें पावर दी गई है सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और आर्ग्यूमेंट क्या रखा गया कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और एक्ट है विच मीन्स कि ये भी आर्टिकल 13 का हिस्सा है, विच मीन्स कि आर्टिकल 13 में जो कहा गया कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको वाइड डिक्लेयर किया जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे भी लागू होता है। सरकार ने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा कि नहीं भाई, आर्टिकल 13 जो है वो अलग चीज है, और आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है वो अलग चीज है। बेसिकली सरकार ये कह रही है कि 368 के तहत जो अमेंडमेंट किया जाता है वो आर्टिकल 13 की लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता, उसका हिस्सा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट कम अंडर एक्सप्रेशन लॉ एज गिवन इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2। बेसिकली आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों अलग अलग हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड रहा अगले कई सालों तक। इनफैक्ट एक बड़ा फेमस केस है सज्जन सिंह केस 1965, शंकरी प्रसाद से लेके सज्जन सिंह केस तक सुप्रीम कोर्ट का यही स्टैंड रहा कि आर्टिकल 13 और 368 दोनों अलग अलग हैं।
64 में सरकार लेकर आई 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इस 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत राजस्थान और पंजाब के लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को 9th शेड्यूल में रख दिया गया। बेसिकली 9th शेड्यूल में रखने का मतलब कि राजस्थान और पंजाब के जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैं उनको अब जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता, उनको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये सिलसिला चलता रहा, और फिर फाइनली एक केस आया, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ दो भाई थे, विलियम गोलकनाथ और हेनरी गोलकनाथ, और ये पंजाब के रहने वाले थे। इनकी ज़मीन को लैंड रिफॉर्म्स, पंजाब लैंड रिफॉर्म्स के तहत इनसे छीन लिया गया था। तो ये लोग कोर्ट पहुँचे, और उस टाइम तक की सबसे बड़ी बेंच 11 जजेस की बेंच जो है वो गोलकनाथ केस में बैठी। और इस बार कोर्ट ने अपना जो प्रीवियस स्टैंड है उसको बदल दिया, और इस बार कोर्ट ने कहा कि ये जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, और इसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए, खारिज किया जाए। बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है वो भी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की लॉ की डेफिनेशन के अंडर आता है। इट फॉल्स अंडर द एक्सप्रेशन लॉ एज गिवन इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2, विच मीन्स पहले सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि 13 क्लॉज 2 और 368 दोनों अलग अलग हैं, अब कह रहा है 13 के अंदर ही 368 भी आता है। और अगर 368 के तहत किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया जाता है तो उसको भी 13 के तहत रिव्यू किया जा सकता है। और ये बड़ी दुविधा हो गई, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आ गई थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर आई बैंक नेशनलाइजेशन 1969 में। 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन लाई, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया। तो एक केस आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, आरसी कूपर केस। और इस आरसी कूपर केस में आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि एक तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये, कि सिर्फ 14 बैंक्स को ही क्यों नेशनलाइज किया, बाकी को क्यों नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंड रखा कि भाई साहब ये जो बैंक नेशनलाइजेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है, इसको खारिज करो। फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि प्रीवी पर्स को अबॉलिश किया जाए, राजा महाराजाओं को जो सैलरी जाया करती थी गवर्नमेंट की तरफ से उसको अबॉलिश किया जाए। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया। और इंदिरा गांधी बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडर थी, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उनको मतलब इस चीज़ से था कि जो मैं चाहती हूँ वो होना चाहिए। और 3 बार हो गया, गोलकनाथ केस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन, बैंक नेशनलाइजेशन वाले केस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन, प्रीवी पर्स वाले केस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन। इसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर आई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 और ऐड किए आर्टिकल 368 क्लॉज 3, आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आर्टिकल 368 क्लॉज 3 में कहा नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368, कि 368 के तहत जो भी अमेंडमेंट्स किए जाएंगे उन पे आर्टिकल 13 का कुछ भी अप्लाई नहीं होता। और सेम बात आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में लिख दी गई, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। बेसिकली गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया था उसके अगेंस्ट में लाया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 368 के तहत जो भी अमेंडमेंट्स किए जाते हैं वो भी आर्टिकल 13 का हिस्सा हैं। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं साहब, 368 के तहत जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे उस पर आर्टिकल 13 का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। ये पावर स्ट्रगल चल रही है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में। और इसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई एक्शन में। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गोलकनाथ केस में जो वर्डिक्ट आया था उसको ओवरटर्न किया गया। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बैंक नेशनलाइजेशन आरसी कूपर केस में जो वर्डिक्ट आया था उसको ओवरटर्न किया गया। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रीवी पर्स, उसको अबॉलिश किया गया। और एक आया 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये बना केशवानंद भारती केस का बेस। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू केरला के लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया। और 9th शेड्यूल में प्लेस करने का मतलब कि अब इसको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता।
और केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत केशवानंद भारती, जो कि वहाँ के बहुत बड़े संत महात्मा हुआ करते थे, उनके मठ की ज़मीन को छीन लिया गया। केशवानंद भारती पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती केस 1973, और इन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो 9th शेड्यूल के तहत कह दिया गया है कि कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया है तो उसको जुडिशियली रिव्यू भी नहीं किया जा सकता, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी और बड़ा खूबसूरती के साथ में एक बड़ा बैलेंस्ड वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने ये जो 24th, 25th, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए हैं ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट को पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड करने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन एक नई चीज ऐड कर दी। वो नई चीज क्या थी? बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे जैसे जिस भी केस में डिमांड उठेगी उस केस में बता दिया जाएगा कि कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कौन सी नहीं है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें, जैसे सेक्युलरिज्म, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक नेचर, रूल ऑफ लॉ, ये सब जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और आज यहाँ बात खत्म हो जाती है। इसके बाद अपन आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।